नेक्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर में हम शुरू करते हैं नेक्स्ट मेथड मेरा वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, प्राइस रिलेटिव के बारे में बताया था। पी जो निकालते हैं, पी निकालने का तरीका मेरे पास क्या था, मैंने अपना जो मेरे पास मेरा करंट ईयर का प्राइस है उस करंट ईयर के प्राइस को मैंने अपने बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो वो बेसिकली मेरे पास मेरा क्या आया, वो बेसिकली मेरे पास मेरा पी आ गया। ठीक है, तो अब हम वेटेड की बात कर रहे हैं, तो वेटेड में P01 इक्वल टू सिग्मा पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू यूजिंग अर्थमेटिक मीन। ठीक है, वेट है, वेट मुझे यहाँ पर गिवन होगा, पी मैंने तुम्हें निकालना बता दिया है, वेट मुझे यहाँ पर पता है कि क्या होता है। ठीक है, और जो मेरा डब्ल्यू है वो डब्ल्यू गिवन होता है तब भी, और अगर गिवन नहीं होता है तो डब्ल्यू को निकालने का तरीका मेरे पास क्या है, जो भी मेरे पास मेरा बेस ईयर की क्वांटिटी है, जो भी मेरे पास मेरा बेस ईयर का प्राइस है, ठीक है, बेस ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करूँगी, P0 Q0 उनको मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बेसिकली मेरे पास मेरे डब्ल्यू की कही जाएगी। ठीक है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का मैं यूज़ करती हूँ, तो ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करने पर मुझे एंटी लॉग यूज़ करना होता है, और एंटी लॉग यूज़ करने का तरीका वही है, सबसे पहले आपने अपना पी निकालना है, पी के बाद उसका लॉग निकालना है, लॉग के बाद आपने डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा डब्ल्यू से डिवाइड करना है, उसका एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरे स्टेप बाय स्टेप इसकी वैल्यूज़ निकल आती है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कंप्यूट प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय अप्लाइंग वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूजिंग अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ये मेरे पास मेरी कमोडिटीज़ गिवन है, ये मेरे पास मेरा बेस ईयर का प्राइस गिवन है, बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन है, करंट ईयर का प्राइस गिवन है। ठीक है, ये P0 Q0 और P1 है। ठीक है, आपका क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप अपना इस तरीके से अपने टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए ये आपके पास आपकी कमोडिटीज़ हैं, ये आपके पास आपका P0 है, आपका Q0 है, P1 ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, आपने डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू के लिए मैंने अभी बताया था, मेरे पास मेरा जो बेस ईयर का प्राइस है और मेरे पास मेरी जो बेस ईयर की क्वांटिटी है, उनको जब मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ P0 Q0 वो बेसिकली मेरे पास मेरा डब्ल्यू होता है। P का तरीका भी बताया था, P1 जो मेरे पास मेरा करंट ईयर का प्राइस है डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई बाय में 100, P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बेसिकली मेरे पास है। ठीक है, अब मुझे जो निकालना है अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग मेरा फार्मूला था सिग्मा डब्ल्यू पी या पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में डब्ल्यू, डब्ल्यू का सिग्मा करो। ठीक है, पी का है, पी मेरे पास ये आ गया पी, उनको उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, डब्ल्यू पी उसका सिग्मा करो, उससे डिवाइड कर दो, तो मेरे पास मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे जब मैं ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करूँगी तो मुझे log p निकालना पड़ेगा, log p को w से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, log p और w के मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को सिग्मा w से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आई। जो भी मेरे पास मेरी ये वैल्यूज़ आ रही हैं कैलकुलेशन करने के बाद उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। ये मैं तुम्हें लास्ट सेमेस्टर में बता चुकी हूँ, लॉग और एंटी लॉग किस तरीके से निकालते हैं। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो वो मुझे पर्सनली पूछ सकता है। ठीक है, ये बेसिकली है। उसके बाद है व्हेन प्राइस एंड वेट आर डिफर कमोडिटीज़ आर गिवन, जब आपके पास आपके प्राइस और आपका वेट अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए अलग अलग गिवन है, तो उस सेंस में आपने क्या करना है, यहाँ पर वेट्स आपने, ठीक है कोई बात नहीं, आपको मैंने बताया था वेट आपको दिया भी हो सकता है और अगर नहीं दिया तो आपने निकालना है, तो बस कोई कैलकुलेशन नहीं। ये मेरे पास मेरा बेस ईयर का प्राइस, वेट अब मुझे निकालने, जो ये स्टेप मैंने ऊपर किया था ना, डब्ल्यू निकाला था, अब ये स्टेप मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो ये मेरे पास मेरा W हो गया, ये बेसिकली मेरे पास मेरा P0 हो गया, ये बेसिकली मेरे पास मेरा P1 हो गया। इनको आपस में कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15, आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 16, आपका इलस्ट्रेशन नंबर 17, ये आपने अपना करना है, मतलब एक्सरसाइज 3 तक आपके पास आपका यही है, वेटेड एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से आपने अपना यूज़ करके इंडेक्स नंबर निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो मेथड्स है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अभी तक जो मैंने किया है, अभी तक हमने क्या किया था, प्राइस, ठीक है, हमने किया था प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्वांटिटी इंडेक्स करना है। कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, पी हमने प्राइस इंडेक्स में पी प्राइस से काम किया था, क्वांटिटी इंडेक्स में मैं क्यू से काम करूँगी। सिंपल मुझे इतना करना है, पी की जगह क्यू लिख देना है और क्यू की जगह पी, आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करना है। फॉर्मूले याद करने का तरीका, अगर आपको प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले लर्न हो गए हैं तब आप क्या करेंगे,
आप सिंपली तरीके से इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप पी और क्यू को आपस में इंटरचेंज करके अपने फॉर्मूलों को बना सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इसका मतलब P01 लिखे थे, अब हम लिखेंगे Q01। Q01 है तो इसका मतलब सिग्मा Q1 डिवाइडेड बाई में Q0। प्राइस इंडेक्स में हम प्राइस लिखते थे, Q1 डिवाइडेड बाई Q0 मल्टीप्लाई बाई में 100। ये आपके पास आपका सिंपल फार्मूला। उसके बाद अगर एवरेज रिलेटिव मेथड करेंगे, सिग्मा P डिवाइडेड बाई N, ठीक है, और सिग्मा Q, ठीक है। यहाँ पर Q निकालने का तरीका क्या, प्राइस रिलेटिव आ गया, एवरेज रिलेटिव आ गया, तो सेम ऐसे Q को निकालने का तरीका बेसिकली मेरे पास क्या है, Q को निकालने का तरीका Q1 डिवाइडेड बाई में Q0 मल्टीप्लाई बाई में 100। ठीक है, उसके बाद है आपका वही फिर अगर आपने अपना रिलेटिव करना है, एंटी लॉग से करना है, तो आपने मतलब यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, यूजिंग अर्थमेटिक मीन। अगर ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करेंगे तो आपका लॉगरिथम का यूज़ यहाँ पर होगा। उसके बाद आपका है वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में सबसे पहले आपके पास आपका एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेटिव में वही आपके पास आपका लास्पियर, पास्चे, फिशर, ठीक है, आपके पास आपका फिशर के बाद आपके पास आपका डरबिश, आपका मार्शल। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका, सेम सब कुछ। लास्पियर मैंने बताया था, लास्पियर में हमने यहाँ पर क्या करना है, पी को क्यू में कन्वर्ट करना है, तो सेम ऐसे लास्पियर का मेथड Q01 इक्वल टू सिग्मा Q1 P0 डिवाइडेड बाय में सिग्मा Q0 P0 मल्टीप्लाई बाय में 100। ठीक है, यहाँ पर मैंने बेस ईयर के प्राइस को बेस माना है, पास्चे में करंट ईयर के प्राइस को बेस मानूंगी, तो यहाँ पर सिग्मा Q1 P1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा Q0 P1 मल्टीप्लाई बाय में 100। ठीक है, और उसके बाद फिशर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, तो फिशर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में फिशर का ही था, सेम ऐसे ही अंडर द रूट लास्पियर मल्टीप्लाई बाय में पास्चे और मल्टीप्लाई बाय में 100। तो लास्पियर के अकॉर्डिंग मैंने अभी पढ़ा, पास्चे के अकॉर्डिंग मैंने अभी पढ़ा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर लेना है, तो मेरे पास मेरा फिशर का आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास मेरा डरबिश है। जब मैं अपने डरबिश का करूँगी तो डरबिश में क्या होगा, वही L प्लस P डिवाइडेड बाई 2 था, तो सेम ये मेरे पास मेरा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ पर मेरे पास मेरा बेस ईयर की प्राइस को बेस माना हुआ है और यहाँ पर बेस ईयर करंट ईयर के प्राइस को बेस माना है। L प्लस P लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो मेथड था, पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो मेथड था, उसको 2 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका मार्शल का है, मार्शल एड्सवर्थ है। ठीक है, मार्शल एड्सवर्थ में हमने क्या करना है, वही L प्लस P, ठीक है, L प्लस P था, तो यहाँ पर क्या है कि सिग्मा Q1 P0 डिवाइडेड प्लस कर लो, या तो सिग्मा Q1 P1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा Q0 P0 प्लस में सिग्मा Q0 P1 मल्टीप्लाई बाय में 100। ये मेरे पास मेरा तरीका है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस अपने क्या है, अगर पुराने वाले मेथड्स आपको याद हो गए हैं तो वहाँ पर बेसिकली मेरे पास मेरा प्राइस इंडेक्स, अब क्योंकि है क्वांटिटी इंडेक्स, तो जो प्राइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेरे पास मेरे क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। पी की जगह क्यू होगा, क्यू की जगह पी होगा। ये मेरे पास मेरा तरीका है मेरे फॉर्मूलेस को लर्न करने का। ठीक है, उसके बाद है आपका वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड Q01। वेटेड अगर आ जाए तो सिग्मा PW था लास्ट ईयर में, लास्ट उसमें प्राइस इंडेक्स में, और क्योंकि ये क्वांटिटी इंडेक्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा QW डिवाइडेड बाय में सिग्मा W। ठीक है, और Q क्या है मैंने अभी बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लो Q क्या है, सिग्मा Q है बेसिकली मेरे पास मेरा करंट ईयर का क्वांटिटी डिवाइडेड बाय में करंट ईयर डिवाइडेड बाय में बेस ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय में 100, और W सेम अगर आपको गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो Q0 और P0। ठीक है, इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो और निकाल दो। क्वेश्चंस में आपका कहता है कंप्यूट क्वांटिटी इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव मेथड बाय यूजिंग बोथ मेथड अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक में। ठीक है, तो ये आपके पास आपका क्वांटिटी 2001 की गिवन है, इसका मतलब Q0 गिवन है। आपको क्वांटिटी 2011 की गिवन है, इसका मतलब Q1 गिवन है। ये आपके पास आपकी आइटम्स होगी, ये आपके पास आपका Q0 हो गया, ये आपके पास आपका Q1 हो गया। आपको Q निकालना है, ठीक है, Q निकालना है, Q1 डिवाइडेड बाय में Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 इंडिविजुअल आपने निकाल दिया, ये आपने इसका सिग्मा कर दिया, log Q निकाल दिया अपना, ये आपका पहला फार्मूला, ये अपना दूसरा फार्मूला।
ठीक है, एग्रीगेटिव और अरिथमेटिक मीन आपने इसमें पुट कर दिया, लॉगरिथम किया, ठीक है, नेक्स्ट वाले में लॉगरिथम किया, ठीक है, और उसके बाद उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। ये आपके पास आपका लॉगरिथम है, फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका 19th इलस्ट्रेशन में, क्योंकि ये 19th में आपका जो भी आपके ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर थे जिसमें लास्ट ईयर, पास्चे, फिशर्स, उनका यूज़ करके बताया गया है। तो ये आपके पास आपकी कमोडिटीज़ गिवन है, ये आपके पास आपका बेस ईयर गिवन है, ये आपके पास आपका करंट ईयर गिवन है। बेस ईयर गिवन है तो ये प्राइस गिवन है, दैट इज़ P0 गिवन है, दैट इज़ Q0 गिवन है। करंट ईयर है, दैट इज़ P1 गिवन है, दैट इज़ Q1 गिवन है। बस जो जो फॉर्मूला आपसे पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है। P0, Q0, P1, Q1 आपके पास हो गई। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपको चाहिए सिग्मा Q1 P0, Q1 ये है और P0 ये है, तो Q1 की मल्टीप्लिकेशन P0 से करो और लिखो और फॉर्मूले पुट कर दो। उसके बाद आपको चाहिए Q0 P0 चाहिए, तो ये आपके पास आपका Q0 है, ये आपके पास आपका P0 है, इनकी मल्टीप्लाई करो, इनको ऐड करो, फॉर्मूले में पुट कर दो। सेम ऐसे ही आपको पास्चे में क्या चाहिए, Q1 और P1 की मल्टीप्लाई चाहिए, तो Q1 ये है, P1 ये है, इनका मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, यहाँ पर पुट कर दो। उसके बाद आपको क्या चाहिए, Q0 और P1 चाहिए, तो Q0 मेरे पास ये है और P1 ये है, तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड करके यहाँ पर अपना पुट करो, ठीक है। सेम ऐसे ही फिशर का है, आपने निकाल लिया, सारी कैलकुलेशन है। अंडर द रूट आपका लास्ट ईयर का, आपके पास आपका पास्चे का और मल्टीप्लाई बाय में 100, इसकी कैलकुलेशन कर दोगे तो मेरे पास मेरा ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आपका एग्जाम्पल नंबर 20 है, और उसके बाद आपका चैप्टर के जितने भी आपकी एक्सरसाइज हैं उसमें मिक्स में जहाँ पर आपके पास आपका प्राइस इंडेक्स भी, आपका क्वांटिटी इंडेक्स भी दोनों इक्वल चलेंगे, साइड बाई साइड चलेंगे, तो वो आपने अपना देखना है, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें टॉपिक है वैल्यू, ठीक है। किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या तरीका होता है, अगर मैं किसी चीज़ की क्वांटिटी को अगर उससे प्राइस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो बेसिकली मेरे पास मेरी वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब क्या कि मुझे अपना क्वांटिटी इंडेक्स और प्राइस इंडेक्स को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास उसका वैल्यू आ जाता है। तो उसके लिए बेसिकली मेरे पास फार्मूला क्या है, वैल्यू इंडेक्स के लिए मैं क्या करती हूँ, V01 इक्वल टू सिग्मा V1 डिवाइडेड बाई में सिग्मा V0 मल्टीप्लाई बाई में 100। और V1 क्या है, V1 मेरे पास क्या है, मेरा करंट ईयर है, 1 आ गया तो 1 आ गया, बेसिकली मेरे पास मेरा करंट ईयर है। तो करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास मेरा सिग्मा V1 आ जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी और प्रीवियस ईयर के प्राइस को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास मेरा सिग्मा V0 आ जाएगा, ठीक है। आपस में पुट करो, ठीक है। और आपने देखो लिखा भी हुआ है, V1 क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ करंट ईयर, और V0 क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर, बेस ईयर, ठीक है। तो ये आपके पास आपका क्वेश्चन है, ये आपने अपना करना है, ठीक है। प्रॉब्लम आती है तो पूछो। उसके बाद है आपके पास कंबाइन एग्जांपल्स ऑफ प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स, तीनों के फॉर्मूले बता चुके हैं। अब आपके कंबाइन क्वेश्चंस आएंगे, आपने बस आपको P0 पहचानना आना चाहिए, P0 क्या है, P1 क्या है, कौन से फॉर्मूले में मेरे पास मेरा बेस क्या रहेगा, मेरा अगर लास्ट ईयर है तो क्या मेरा फॉर्मूला रहेगा, पास्चे है तो मेरे पास मेरा क्या फॉर्मूला रहेगा। तो वो फॉर्मूले जब तक लर्न नहीं होंगे तब तक तुम्हें क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो ये तुम्हारा बेसिकली है, ठीक है। इसको आपने देखना है, ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हैं ये आपके पास, आपका ये 23 इलस्ट्रेशंस है। 23 के बाद आपके पास आपका 24th इलस्ट्रेशन है। 24th इलस्ट्रेशन के बाद आपके पास बस 2 ही इलस्ट्रेशन है। उसके बाद आपकी कंबाइन एक्सरसाइज आएगी, ये आपने करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका एक टॉपिक है जो आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के लिए आपके पास आपका इम्पोर्टेंट है। और क्या है ये चीज़, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर फार्मूला, ठीक है। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स टेक्स फार्मूला, इंडेक्स नंबर फार्मूला। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी का मतलब क्या है कि मैंने अभी बहुत सारे मेथड्स पढ़े, उस मेथड्स में मेरा पास्चे आया, मेरा फिशर आया, मेरा मार्शल आया, मेरे पास मेरा क्या बोलते हैं पास्चे आया, और क्या 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 थे, एड्सवर्थ आया, ठीक है। मेरे पास लास्ट ईयर मेथड्स आया। तो कौन सा मेथड सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे लिए बेस्ट रहेगा, उसको जानने के लिए मुझे कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। और उन टेस्ट को क्या बोलते हैं, उन टेस्ट को टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी बोलते हैं।
जो भी टेस्ट की हम बात करते हैं, अगर वो टेस्ट मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट हो गए, इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैं जिस फॉर्मूले की बात कर रही हूँ या जिस ऑथर, लाशपेयर, पास्चे, फिशर की बात कर रही हूँ, उसका फॉर्मूला उस सिचुएशन में फ़िट होगा और वो टेस्ट को पास कर जाएगा। तो उसके लिए मेरे पास मेरे 3 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है आपके पास आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। टाइम रिवर्सल इसका मतलब टाइम को रिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद है आपका फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल का मतलब जो भी आपके पास आपका फैक्टर है उस फैक्टर को रिवर्स कर दो। और तीसरा आपके पास है आपका सर्कुलर टेस्ट। तीसरा है आपके पास आपका सर्कुलर टेस्ट, ठीक है। इन टेस्ट को करने का तरीका क्या है, उन टेस्ट को करने का तरीका मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट को। ध्यान से देखना, इस टेस्ट का प्रतिपादन फिशर ने किया। उसके अनुसार इस टेस्ट का अर्थ है कि सूचकांक को ज्ञात करने का सूत्र ऐसा होना चाहिए कि एक प्रकार की तुलना में जो अनुपात हो, दूसरे प्रकार की तुलना में भी वही अनुपात हो। इसका मतलब ये आपस में इंटरचेंज की बात कर रहा है। उनमें से कोई भी आधार को माना जाए। वो कहता है अगर मेरा P0 है तो मैं उसको P1 को P0 को P1 में अगर मान लेती हूँ तो इक्वल होना चाहिए। तो इस फिशर ने क्या किया, इस टेस्ट के अर्थ के अनुसार यदि आधार वर्ष के आधार पर प्रचलित वर्ष का सूचकांक P01 ज्ञात किया जाए, फिर प्रचलित वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक P10 ज्ञात किया जाए, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए, अर्थात इन दोनों का गुणनफल 1 होना चाहिए। अगर उन दोनों का गुणनफल 1 हो गया, इसका मतलब वो फॉर्मूला, वो टेस्ट मेरा एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। तो इस टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P01, ये फॉर्मूला P01 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई में P01, या फिर सिंपल मैं क्या करूँगी, P01 को निकालूंगी, मल्टीप्लाई करूँगी P10 को। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाता है तो जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं वो बेस्ट फॉर्मूला माना जाता है, ठीक है। ट्राई करते हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ट्राई करते हैं। लास्ट ईयर का फॉर्मूला क्या था, लास्ट ईयर में मेरे पास मेरा जो बेस ईयर की क्वांटिटी है उसको बेस मानते थे। तो P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 Q1, ये बेसिकली मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद हमने 0 को 1 और 1 को कम, क्योंकि P0 1 है और फैक्टर के अकॉर्डिंग हमें P10 बनाना है। इसका मतलब 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो P10 इक्वल टू सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P1 Q1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ आपस में इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब लास्पेयर मेथड 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब लास्पेयर मेथड मेरा इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, पास्चर की तरफ जाते हैं। पास्चर में करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस मानते थे। तो P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 Q1। उसके बाद इंटरचेंज करने पर P10 इक्वल टू सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P1 Q0, ये हमने किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या आता है, जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद भी इनका इक्वल टू 1 नहीं आया। इसका मतलब ये मेथड भी मेरा एप्लीकेबल नहीं होता। थर्ड, फिशर की तरफ जाते हैं। फिशर में P01 निकालते हैं, लास्पेयर और पास्चर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर हम 100 हमारा कॉमन फैक्टर है, उसको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। 100 हमारा कॉमन फैक्टर है, उसलिए छोड़ दिया। उसके बाद इंटरचेंज किया, 0 को 1 में और 1 को 0 में। P01 इक्वल टू अंडर द रूट सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P1, ये हमारा हमने चेंज किया। चेंज करने के बाद जब मैं इसका मल्टीप्लाई आपस में कर रही हूँ तो एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे। अंडर रूट में जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर P1 Q0 कट गया, P1 Q1 कट गया, P0 Q1 ये भी आपस में कट गए, P0 Q0 ये भी आपस में कट गए। क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 1 बचा, और रूट का 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब फिशर के अकॉर्डिंग मेरा जो टाइम रिवर्सल फैक्टर है वो
सेटिस्फाई कर रहा है। फिशर फॉर्मूला सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, ये आपने ऐसे ही करना है। ये थ्योरी का भी क्वेश्चन होगा और असाइनमेंट का क्वेश्चन भी मैं यही दूंगी। ठीक है, तो आपका ये इस तरीके से है। उसके बाद है आपका मार्शल एड्सवर्थ फार्मूला। मार्शल एड्सवर्थ में हमने इनको L+P को ऐड किया था। यहाँ पर ये मेरा सिंपल, उसके बाद मैंने चेंज करने पर ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ। इन दोनों को जब मैं ऐड करके मल्टीप्लाई करती हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर भी ये इक्वल 1 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 1 आ गया। 1 आ गया तो इसका मतलब मार्शल का जो एडवर्स है ये फॉर्मूला भी मेरे टाइम रिवर्सल को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद आपका सेकंड टेस्ट है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सेकंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की जब मैं बात करती हूँ तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या है, प्रोफेसर फिशर द्वारा दिया गया ये अन्य टेस्ट है। फिशर के अनुसार जिस प्रकार प्रत्येक सूत्र के अनुसार यह संभव होना चाहिए कि दो समयों के आपस में परिवर्तन असंगत परिणाम न प्राप्त हो। जैसे अभी फिशर ने कहा भाई मैंने टाइम को चेंज कर दिया तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो कहता है कि उसी प्रकार यह भी संभव होना चाहिए कि मूल्य और मात्राओं के प्रतिस्थापन मतलब आपस में इंटरचेंज करने पर भी असंगत नए परिणाम हमें प्राप्त हो, अर्थात दोनों परिणामों को आपस में गुणा करके वास्तविक मूल्य अनुपात प्राप्त हो सके। वो बेसिकली मेरे पास फैक्टर रिवर्सल कहलाता है। ठीक है, उसके लिए क्या, प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ किसी भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उनकी वैल्यू जो उनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट मेरे वैल्यू इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम फिर से इसमें चेक कर लेते हैं। चेक करती हूँ, अर्थात क्या हुआ, P0 Q1 ये मेरे पास मेरा प्राइस इंडेक्स, ये मेरे पास मेरा क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल टू P1 Q1 वैल्यू तो यही था ना, मेरे पास मेरा करंट ईयर की वैल्यू और मेरे पास मेरा बेस ईयर की वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों के बराबर आने चाहिए। तो चेक करते हैं लास्ट ईयर मेथड के अकॉर्डिंग। लास्ट ईयर मेथड के अकॉर्डिंग मैंने P01 ये है। ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स मेरे पास ये है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास मेरा ये रिजल्ट आया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, P1 Q1 और P0 Q1 आना चाहिए, लेकिन मेरे पास मेरा ये आया। इसका मतलब ये मेथड मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट की तरफ पहुँचते हैं, पास्चे के अकॉर्डिंग P01 ये है, क्वांटिटी इंडेक्स ये है। ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स ये है ना मेरा बेसिकली। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद भी P1 Q1 P0 Q1 ये आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आया। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसके बाद थर्ड की तरफ पहुँचते हैं, और थर्ड क्या है, फिशर फार्मूला है। फिशर के अकॉर्डिंग मैं बात करती हूँ। अकॉर्डिंग टू फिशर ये मेरे पास मेरा प्राइस इंडेक्स का फार्मूला ये है, क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला ये है। हमने 100 को ओमिट ही किया हुआ है, हम अपना इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास मेरी वैल्यू आई, ये स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये भी डबल मल्टीप्लाई है। इसका मतलब ये मेरे पास P1 Q1 और P0 Q1, इसका मतलब मेरी वैल्यू जो इंडेक्स है उसके इक्वली आ गया। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि फिशर फार्मूला इस टेस्ट के अकॉर्डिंग भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिशर फार्मूला सर्टिफाइड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम मार्शल की बात करते हैं। मार्शल में हम फिर से देख लेते हैं, मार्शल एड्सवर्थ फार्मूला में क्या है। अकॉर्डिंग टू द मार्शल एड्सवर्थ फार्मूला ये मेरे पास मेरा P01 है, प्राइस इंडेक्स है, ये मेरे पास मेरा क्वांटिटी इंडेक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये टेस्ट भी, ये फॉर्मूला भी मेरे टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब मैंने अभी तक 2 टेस्ट पढ़े। पहला टेस्ट था मेरे पास मेरा टाइम रिवर्सल पहला था बेसिकली मेरे पास मेरा टाइम रिवर्सल, और दूसरा था बेसिकली मेरे पास मेरा फैक्टर रिवर्सल। तो मैं कह सकती हूँ कि टाइम रिवर्सल में मेरे पास मेरा फिशर फार्मूला और मार्शल एड्सवर्थ फार्मूला सेटिस्फाई कर पाया, और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में मेरा सिर्फ और सिर्फ फिशर ही उसको क्या कर पाया, सेटिस्फाई कर पाया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, सर्कुलर का मतलब क्या है कि सर्कुलर का मतलब इस डायग्राम से हम बात करते हैं। सर्कुलर का मतलब क्या है, बेसिकली सर्कल आपस में चलते रहना चाहिए। आपका P0 हुआ,
P01 1 तक पहुंचा, इसका मतलब P01। उसके बाद P1 तक पहुंचा तो P12। उसके बाद P2 से P, मतलब ये सर्कल आपस में चलता रहना चाहिए। मतलब आज ये प्राइस है, कल दूसरा प्राइस है, कल तीसरा प्राइस है, तो सभी को आपस में इंटरचेंज कर भी कोई टेस्ट ऐसा, कोई फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जो सेटिस्फाई करे मेरी सारी बातों को। तो उसमें हमने क्या देखना है, हमने देखना है P01 मल्टीप्लाई बाय में P12 मल्टीप्लाई बाय में P20। अगर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल आ जाता है, इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चेक करते हैं लास्ट पेयर के अकॉर्डिंग। अब आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा। P01 तो हमें आता है, जब मैं 1 2 की बात निकालूंगी तो 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा। जब मैं 2 0 की बात निकालूंगी तो 0 की जगह 2 आ जाएगा, 1 की जगह 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास मेरा फार्मूला, ये P01, ये मैंने आपस में इंटरचेंज किया। ठीक है, ये मेरे पास मेरे फार्मूले आए, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट मेरा इक्वल टू 1 नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करता। पास्चे की बात करूँ, पास्चे में फिर वही इंटरचेंज करेंगे। ये मेरे पास मेरा P01, ये मेरे पास मेरा P12, 0 to 1 और 1 to 2 में मैंने कन्वर्ट किया। और ये मेरे पास मेरा है P20, मैंने आपस में इनको कन्वर्ट किया। इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद भी 1 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये टेस्ट भी मेरा सेटिस्फाई नहीं करता। उसके बाद मैं फिशर की बात कर रही हूँ। फिशर में अकॉर्डिंग टू फिशर फार्मूला में P01 अंडर द रूट P1Q0 डिवाइडेड बाय में, ये मेरे पास मेरा फार्मूला है। उसके बाद मैंने फिर से इंटरचेंज किया तो P12 निकाला। उसके बाद मैंने फिर से इंटरचेंज किया, P20 निकाला। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर भी देखा ये यहाँ पर भी 1 के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला भी मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। द फॉलोइंग एग्जाम्पल क्लैरिफाई द टेस्ट ऑफ आइडियल इंडेक्स नंबर, मतलब फिशर फार्मूला भी मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस सेक्टर में मुझे क्या देखना है, तो हम देखते हैं कैलकुलेट। ये क्वेश्चन क्या कहता है, बस अब आपने ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है तो आपने करना क्या है, जैसे इसमें बताया, कैलकुलेट लास्ट पे पास्चे एंड फिशर आइडियल इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपने कैलकुलेट करना है इसमें लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर, पास्चे का इंडेक्स नंबर और फिशर का इंडेक्स नंबर। और उसके बाद आपने एग्जामिन करना है विच इज़ द अबाउ इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइड टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, जो मैंने तुम्हें अभी ये बताया है। तो उसका स्टेप हम देख लेते हैं कैसे करना है। ये क्वेश्चन सिंपल वैसे जैसे करते आए हो। ये मेरे पास मेरी कॉमोडिटीज़ हैं, ये मेरे पास मेरी टेबल बनेगी P0 Q0 P1 Q1, जो भी मुझे चाहिए लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो हमने पुट किया, वो आ गया। पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग वो, यहाँ तक तो सिंपल काम जो अभी तक करते आए हो। ठीक है, स्टेटमेंट आपको गिवन है और आपने अपने जो आपसे पूछा गया है वो आपने अपना निकालना है। टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात करती हूँ। टाइम रिवर्सल पता है मुझे, P01 और P01। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पर आपने इनको आपस में अब यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, अभी तक हमने फॉर्मूले में किया था ना, यहाँ पर आपकी सारी वैल्यूज़ हैं। तो उन वैल्यूज़ को पुट कर आपने चेक करना है। ये P01 निकाला, P10 निकाला, वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब नॉट सेटिस्फाई। उसके बाद पास्चे के अकॉर्डिंग सेम, P01 निकाला, वैल्यू लिखी, P10 निकाला, वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई किया, 1 के इक्वल नहीं है, इस नोट द सेटिस्फाई। इसका मतलब ये फिर से आपको फिर से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद फिशर की बात करते हैं। तो फिशर में P01 निकाला, ठीक है, P10 निकाला, वैल्यूज़ को पुट किया, इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पर इसका मतलब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल सेटिस्फाई व्हेन आपका जो फिशर है वो आपको जो टाइम रिवर्सल की बात कर रहे थे हम, तो टाइम रिवर्सल आपका फिशर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने ये लिख के दिखाना है, करके दिखाना है। सेम ऐसे ही आपके पास आपका फैक्टर रिवर्सल में आपका तरीका ये था, आपका प्राइस इंडेक्स और आपकी क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, आपकी वैल्यू इंडेक्स की। तो आप ऐसे लास्ट पेयर की वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी आपने, P01 Q01 आपने लिखी, इनको मल्टीप्लाई किया, इक्वल नहीं आया वैल्यू इंडेक्स के, नॉट सेटिस्फाई। पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू लिखी आपने, ठीक है। आपने उसके बाद प्राइस इंडेक्स के बाद आपने अपना क्वांटिटी इंडेक्स निकाला,
पुट किया, वैल्यू इंडेक्स के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब पास्चे भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा फैक्टर रिवर्सल को। फिशर में वैल्यूज़ को लिखो, P01 Q01 इनको लिखो, इनकी वैल्यूज़ लिखी, इनकी वैल्यूज़ मेरे को मल्टीप्लाई करी, वो मेरे पास मेरे प्राइस जो मेरे पास मेरा वैल्यू इंडेक्स है उसके इक्वल आ गया। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा फिशर का फॉर्मूला है वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, ऐसे आपने करके दिखाना है फुल प्लस क्वेश्चन। इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म है, आपके ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है 26। ठीक है, 26 हैं, आपके पास आपका 27 है, 27 के बाद 28 है, 28 के बाद आपके पास आपका 29 है, 29 के बाद आपका एक्सरसाइज आ गई है, आपने वो एक्सरसाइज अपनी करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपका मिसलेनियस में आपके पास आपका प्राइस इंडेक्स भी आएगा, आपके पास आपका क्वांटिटी इंडेक्स भी आएगा, आपके पास आपका वैल्यू इंडेक्स भी आएगा। ठीक है, और इनके जो भी अलग अलग फार्मूला है, सिंपल से, एग्रीगेटिव से या वेटेड से, वो आपने अपने निकालना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, इसको करो। कोई क्वेरीज़ हैं तो मेरे को आके पूछो। ठीक है, चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अच्छा, इसके साथ साथ चलो वो मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर दूँगी, साथ साथ इसका जो भी होगा। ठीक है।